हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग का क्लास थर्ड स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का, और हम लोग का टॉपिक चल रहा है वेव। तो वेव में हमने डिस्कस किया था कि वेव होता क्या है, फिर वेव का टाइप हमने डिस्कस किया था कि वेव दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव। उसमें बताए थे हम कि मैकेनिकल वेव वो होता है जिसको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसा वेव होता है जो मीडियम है तो सही है, नहीं तो वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और फिर एक अपना ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी कैरी करता है, और जो मैकेनिकल वेव होता है वो मैकेनिकल एनर्जी कैरी करता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम होता है क्या, हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। इसमें आगे हम लोग साउंड पढ़े थे, साउंड का जो भी होता है वो सब पढ़े थे हम लोग साउंड में। अब आज हम लोग का ये एक छोटा सा ट्रिक है ये फॉर ब्रास, ब्रॉन्ज और गन मेटल और जर्मन सिल्वर। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि ब्रास में कौन कौन सा मेटल होता है या गन मेटल में कौन कौन सा मेटल होता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, बहुत जल्दी याद नहीं होता है। तो इसको याद करने का हम अपना एक ट्रिक बनाया है, बहुत पहले याद किए थे, इसको रटे थे हम किस तरह से, वो आप लोग बताते हैं हम। देखिए पहले है ब्रास। हमारा ब्रास में क्या होता है, हमारा Cu प्लस Zn। तो ब्रास में यहाँ पे जेड नहीं है, ब्रास में यहाँ पे क्या है, जेड नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगा दिए, यहाँ पे Zn लगा दिए। ये पहले दोनों को समझेंगे। ब्रास में हमारे पास क्या है, जेड नहीं है, तो हम क्या किए, यहाँ पे Cu प्लस Zn लगा दिए। लेकिन ब्रॉन्ज में हमारे पास क्या है, जेड है, तो जब जेड नहीं रहेगा तो हम जेड लगाएंगे, और जब जेड रहेगा तो हम लोग जेड इधर नहीं लगाएंगे। तो ब्रॉन्ज में जेड है तो जेड क्या करेंगे, यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम Sn लिखेंगे। तो ब्रास में हमारा Cu और ब्रॉन्ज में हमारा Cu रहेगा, लेकिन ब्रास में हमारा जेड नहीं, तो क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम Zn लगा देंगे। और ब्रॉन्ज में यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम Sn लगा देंगे, क्योंकि ब्रॉन्ज में हमारे पास S नहीं है, ब्रास में हमारे पास S था तो यहाँ पे जेड लगा दिए, और ब्रॉन्ज में हमारे पास यहाँ पे जेड था तो हम क्या किए, यहाँ पे S लगा दिए। दोनों का सिंपल एक बार और समझते हैं। ब्रास में हमारे पास यहाँ पे जेड नहीं, यहाँ पे क्या है, हमारे पास S है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार हम जेड लगा देंगे, तो Cu प्लस Zn। हमारे पास है ब्रॉन्ज में हमारे पास जेड है यहाँ पे, लेकिन S नहीं है, तो Cu सेम का सेम रहेगा, और प्लस अब यहाँ पे जेड है हमारे पास, तो जेड है हमारे पास, S नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम Sn लगा देंगे। और जो गन मेटल होता है, गन मेटल क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। Cu के दो बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, Cu दो बार है तो उसको एक बार लिखेंगे, Zn को एक बार लिखेंगे, और फिर प्लस Sn कर देंगे। गन मेटल का हमारा क्या होता है, Cu प्लस Zn प्लस Sn। फिर आता है हमारा जर्मन सिल्वर। क्या होता है हमारा जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर को याद करने के लिए एक ट्रिक है, कजिन। इसको पढ़िएगा आप, Cu Zn और Ni, तो एक कजिन का टाइप का मतलब प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो जर्मन सिल्वर को हम क्या करेंगे, याद करेंगे कि एक मेरा कजिन है जो कहाँ रहता है, जर्मनी कंट्री में रहता है, तो उससे हम याद कर लेंगे जर्मन सिल्वर को, Cu प्लस Zn प्लस Ni। ये होता है हमारा जर्मन सिल्वर का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें S है यहाँ पे तो हम यहाँ पे जेड लगाएंगे, इसमें जेड है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेसल लगाएंगे। गन मेटल के लिए क्या करेंगे, हम इसको तीनों को हम प्लस कर देंगे। Cu दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, Zn और प्लस Sn। और जर्मन सिल्वर को किसे याद करेंगे हम, तो एक हमारा कजन है जो कहाँ रहता है, जर्मनी कंट्री में रहता है, तो उसके लिए Cu कजन जर्मनी और निकेल, Cu प्लस Zn प्लस Ni। ये हमारा ये एक है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लगभग हमेशा क्वेश्चन इसमें से हम पूछता है, और ये बहुत कंफ्यूज करने टॉपिक था, इसलिए इसको थोड़ा क्लियर कर दो। वैसे ये टॉपिक ज्यादा केमिस्ट्री में पढ़ाई होता है, इसमें बहुत सारा मेटल होता है, जिसको बहुत सारा मतलब इसको मिक्सर से बनता है बहुत सारा मेटल का, लेकिन चार जो मेन है उसको हम डिस्कस कर दिए यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। हमने साउंड तो कंप्लीट कर लिया था, हमको पढ़ना है क्या, अब वेवलेंथ। हमको क्या पढ़ना है, अब वेवलेंथ पढ़ना है। तो वेवलेंथ को पढ़ने के लिए पहले हम इसको फिगर से समझते हैं कि वेवलेंथ आखिर डिटेल में, मतलब कि बेसिक बताएं तो पहले बेसिक की बात करेंगे कि बेसिक में वेवलेंथ होता क्या है। आखिर हम बात करते हैं कोई वेव, तो वेव का वेवलेंथ है क्या, वेवलेंथ है क्या। तो पहले तो इसको डिनोट किया जाता है लेमडा से, इसको पहले किससे डिनोट किया जाता है, लेमडा से। देखिए ये मान लेते हैं कि कोई भी वेव का ये एक ट्रेवल करने का ग्राफ है, ये क्या है, कोई भी वेव का क्या है, ट्रेवल करने का उसका पाथ है। इस तरह से वेव ट्रेवल करता है, जैसे बताए थे कि रस्सी बांधिएगा दीवार में और ऐसे ऐसे कीजिएगा तो वो इस तरह से करता है, ट्रेवल करता है। तो ये किसी भी नॉर्मल वेव का ये एक टाइप का मतलब उसका पाथ है। तो वेव में जो हमारा ऊपर जाता है, मान लीजिए हम रस्सी ऐसे कर रहे हैं, तो रस्सी जो ऊपर जाएगा, ऊपर का पॉइंट पे जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम क्रेस्ट। उसको क्या बोलेंगे हम, क्रेस्ट बोलेंगे। हिंदी में उसको बोलते हैं श्रिंग। उसको क्या बोलेंगे, आप पहले को हम बोलेंगे क्रेस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हम श्रिंग बोलते हैं। जो हमारा वेव ऐसे हम करते हैं, जो वेव ऐसे से जाता है ऐसे ऐसे, तो जो हमारा अप का ऊपर वाला जो सबसे जो मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और जो सबसे नीचे मिनिमम पॉइंट पे जाता है, जो सबसे नीचे जाएगा मिनिमम पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम ट्रफ।
हिंदी में उसको बोलते हैं गर्त। क्रेस्ट और ट्रफ, सबसे पहला पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, क्रेस्ट, और नीचे वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ट्रफ। इसको आप याद कर सकते हैं इस तरह से कि ऊपर, ऊपर मतलब पहले, पहले कौन सा आता है, तो पहले हमारा अल्फाबेट में सी आता है, तो ऊपर क्या होगा हमारा क्रेस्ट होगा, और जो हमारा ये टी है वो क्या होता है, नीचे आता है, लास्ट में आता है, तो नीचे हमारा क्या होगा, वो ट्रफ होगा, तो इससे ट्रफ होगा। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो जो वेवलेंथ होता है हमारा, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ध्यान सुनिएगा हम क्या बता रहे हैं, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमारा वेवलेंथ होता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि एक क्रस्ट से एक ट्रफ का बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ होगा, नहीं, एक क्रस्ट से एक दूसरे क्रस्ट तक का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमारा वेवलेंथ होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमारा वेवलेंथ होता है। एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमारा वेवलेंथ होता है। इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप इसको यहां से और यहां तक भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, हमारा एक वेवलेंथ ही होगा, जिसको किसे डिनोट करेंगे हम, लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन सिंपल हम समझते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट, यहां पे टू छूट चुका है, सॉरी, बिटवीन टू consecutive crest or trough is called wavelength. The distance between two consecutive crest or trough is called wavelength. मतलब कि दो consecutive, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। श्रृंग से श्रृंग ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा ट्रफ से ट्रफ तो क्या होगा, ये भी हमारा वेवलेंथ होगा। ये वेवलेंथ बहुत काम करता है, यहाँ पे तो मतलब वेव में थोड़ा बहुत पढ़ना इसके बारे में, लेकिन ये काम करता है कहाँ पे, तो जब आप पढ़िएगा लाइट के बारे में पढ़िएगा, लाइट में उसमें क्वेश्चन आता है कि शाम के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे स्काई का कलर रेड क्यों होता है, या फिर सनराइज के टाइम पे ये कलर क्यों होता है, आकाश का रंग ब्लू क्यों होता है, उस टाइम पे वेवलेंथ बहुत काम आता है। वो सारा का सारा कंसेप्ट वेवलेंथ पे क्लियर होता है। तो इसको यहाँ पे बढ़िया समझिएगा, वेवलेंथ लेमडा, लेमडा मतलब की है क्या, तो लेमडा सिंपल बताते हैं, तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन एक होता है लेमडा बाई 2, तो अगर हम लगातार दो क्रस्ट लेंगे तो क्या होगा, हमारा वेवलेंथ होगा। लेकिन हम एक क्रस्ट और एक ट्रफ लेंगे तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमारा लेमडा बाई 2 होगा, मतलब कि लेमडा का आधा होगा। एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमारा लेमडा बाई 2 होगा। ये हमारा था वेवलेंथ का पूरा एक्सप्लेनेशन। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है मीटर। लेंथ है तो लेंथ का मीटर होगा, लेकिन बहुत छोटा वेवलेंथ जो होता है मापने के लिए, उसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं, हम एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन जो बहुत छोटा छोटा वेवलेंथ होता है उसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं, हम एंगस्ट्रॉम का। उसका क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या, फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी अगर नॉर्मल बात करें हम, तो फ्रीक्वेंसी आप एक सेकंड में किए गए कोई भी कार्य को फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि बोर्ड पे हम टक टक आवाज कर रहे हैं, तो हम एक सेकंड में मान लेते हैं 3 आवाज किए, तो ये हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। मेरे बोलने से मेरे मुंह से एक सेकंड में 3 वर्ड निकल रहा है, तो वो हमारा वर्ड बोलने का फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 3 वर्ड पर सेकंड हुआ। या फिर कोई भी काम हम एक सेकंड में अपना प्लक आंख का 5 बार झपका रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। धड़कन हमारा एक सेकंड में इतना बार धड़कता है, 4 बार धड़कता है, तो क्या होगा वो हमारा, वो भी क्या होगा, हमारा एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो एक सेकंड में कोई भी काम जितना बार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसको वेव में समझते हैं, द नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेकेंड। मतलब कि आप मान लेते हैं कि आप रस्सी ऐसे कर रहे हैं आप, तो एक सेकंड में कितना बार रस्सी में आप वेव जनरेट कर रहे हैं, वो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी होगा। द नंबर ऑफ वेव इन पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना बार आपका वेव जनरेट होगा, उसको क्या होगा, वो उसका फ्रीक्वेंसी होगा। जितना वेव जनरेट कर सकते हैं आप, वो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा। अलग अलग साउंड का, अलग अलग वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। लाइट का अलग होता है, साउंड का अलग होता है, एक्स-रे का, गामा रे का, सबका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, हर्ट्ज, और पर सेकेंड। और क्या होता है इसका यूनिट, पर सेकेंड होता है। फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक बार फिर बता देते हैं। तो आप एक सेकंड में जितना वेव आप जनरेट करेंगे, जितना नंबर ऑफ वेव जनरेट करेंगे, वो क्या होगा, वो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। अब आते हैं एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड भी बहुत आगे चल के इस पे बहुत सारा कंसेप्ट खुलता है। एम्पलीट्यूड क्या है, तो इसको फिगर समझते हैं। एम्पलीट्यूड वो होता है, देखिए
ये हमारा मीन पोजीशन हो गया। कोई भी मतलब कि रस्सी हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं, रस्सी हम यहाँ से पकड़ रहे हैं। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था एम्पलीट्यूड। हम लोग का एम्पलीट्यूड पढ़ना है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को हम लोग समझते हैं फिगर से। एम्पलीट्यूड का हिंदी होता है आयाम। हिंदी में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड का हिंदी होता है आयाम। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स मीन पॉइंट। जब हम मीडियम में वेव जनरेट करते हैं, ऐसे मीडियम में वेव जनरेट करते हैं, तो ये हमारा मीन पोजीशन हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, मीन पोजीशन हो जाता है। और यहाँ से जो हमारा वेव ऊपर जाता है, तो ऊपर जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है, मैक्सिमम दूरी तक जाता है, वो क्या होता है, वो होता है उसका एम्पलीट्यूड। ये नीचे भी जाता है, वो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। जैसे यहाँ पे हमारा ये हो गया मीन पोजीशन, मीन पोजीशन हो गया ये हमारा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम इसका पॉइंट है इस वेव का, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा एम्पलीट्यूड। क्या होगा इसका, ये एम्पलीट्यूड होगा। इसका यूनिट क्या, एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड समझ गए आप लोग, मीन पोजीशन से। ये हमारा मीन पोजीशन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगा। और यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस जो जाता है, वो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड का बहुत सारा यूज होता है, आगे चल के इसको पढ़ना है हम लोग को। अब हम लोग आता है स्पीड ऑफ वेव। वेव का स्पीड कैसे निकालते हैं, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लेमडा। v इक्वल टू एफ लेमडा। एफ हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और लेमडा हमारा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। इसका भी यूज बहुत होता है आगे चल के फॉर्मूला में। बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, पूछ देगा कि फ्रीक्वेंसी दे देगा, लेमडा दे देगा, पूछ देगा स्पीड बताइए, या स्पीड दे देगा और फ्रीक्वेंसी देगा, पूछ देगा कि वेवलेंथ बताइए। ये सब क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आता है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग का एक मेन चीज आता है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। जैसे मान लेते हैं कि हम बोल रहे हैं, कुछ आवाज होता है जैसे कि हम लोग को सुनाई दे देता है, कुछ आवाज हम लोग को नहीं सुनाई देता है। हो सकता है कि वो आवाज चमगादड़ को या कुत्ता को या बिल्ली को सुनाई दे दे, लेकिन हम लोग नहीं सुनाई देता है। कुछ आवाज हम लोग को सुनाई देगा, लेकिन वो लोग को नहीं सुनाई देगा। तो आखिर ये किस बेसिस पे होता है, इसका क्या रेंज है, कुछ ना कुछ तो रेंज होगा ना। तो इसमें भी हमारा वेवलेंथ काम करता है और फ्रीक्वेंसी भी काम करता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ, अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। वेवलेंथ का क्या क्राइटेरिया होता है, उसका क्या लिमिट होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, वैसा फ्रीक्वेंसी का साउंड जिसको हम सुन सकते हैं, उसका रेंज क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये कंफ्यूज करता है, ये कंफ्यूज करता है। हम एक बार क्वेश्चन कर रहे थे एमसीक्यू का, तो उसमें मेरा गलती हो गया था। क्यों गलती हो गया था, उसमें ऑप्शन इस टाइप का था, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन था 200 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। एक ऑप्शन था 20 हर्ट्ज से लेके 20 केजी हर्ट्ज, और एक था नॉन ऑफ दिस। ये चार हमारे पास ऑप्शन था। तो हमने सिंपली क्या कर दिया, इसको टिक कर दिया, और मेरा क्या हो गया, गलत। हमको इसमें ये ध्यान देना है कि जो 20,000 हर्ट्ज है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, हमारा ऑप्शन ये सही होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 20 हर्ट्ज से लेके कितना तक होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है, लेकिन 20,000 हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होगा, हमारे हमको सुनाई देगा। इसके बाहर का, इससे कम या इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमें सुनाई नहीं देगा। इससे कम या इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमें सुनाई नहीं देगा। तो अब इससे कम को क्या बोलते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अगर कोई साउंड कम है, फ्रीक्वेंसी की साउंड कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंफ्रासोनिक। इसका हिंदी होता है अपसर्व। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लिख दे रहे हैं। इसका हिंदी होता है अपसर्व। जो फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से कम रहेगा। इसको यहां पे लिख के समझाते हैं, एक मिनट। हमारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी इससे कम है, इससे फ्रीक्वेंसी क्या है, 20,000 हर्ट्ज से क्या है हमारा कम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम इंफ्रासोनिक। उसको क्या बोलेंगे हम, इंफ्रासोनिक। और अगर हमारा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। ये ध्यान दीजिएगा, पूछता है
कि इंफ्रासोनिक जो होता है हमारा उसका फ्रीक्वेंसी किससे कम होता है, या दे देगा साउंड बहुत सारा, 4 ऑप्शन में साउंड दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा और बोलेगा बताइए कि इसमें कौन इंफ्रासोनिक है और कौन अल्ट्रासोनिक है, तो टिक करना रहता है उसमें। तो याद रखिएगा जो 20 हर्ट्ज से जो कम का साउंड रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम, इंफ्रासोनिक बोलेंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा साउंड रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। तो यहाँ पे यही लिखे हैं हम लाइन में कि फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज कांट बी हियर, अगर 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो हमको सुनाई नहीं देगा, किसी और को सुनाई दे देगा, कुत्ता बिल्ली को सुनाई दे देगा, लेकिन हम लोग को सुनाई नहीं देगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक, हिंदी में क्या होता है उसका अपसर्व। और फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज कांट बी हियर्ड एंड कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा रहेगा फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा, वो भी हमको सुनाई नहीं देगा, हो सकता है चमगादड़ को या किसी और को सुनाई दे दे, लेकिन हमें सुनाई नहीं देगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परासर्वे। ये अपसर्वे प्रासर्वे हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप चाहिएगा तो हिंदी इंग्लिश में याद कीजिए, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। अब इसमें भी बहुत होता है, सुपरसोनिक होता है, सुपरसोनिक मिसाइल, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंडिया के पास कौन कौन सुपरसोनिक मिसाइल है, क्या क्या है उसका, क्या उसका स्पीड होता है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी होता है, ये सब के बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का हमेशा, किसी चीज का वेवलेंथ दे देगा और स्पीड दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि वो साउंड कैसा है, ऑडिबल है, इनऑडिबल है, इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है या क्या है, पूछेगा आपसे क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, वेवलेंथ दे देगा और आपको साउंड का स्पीड दे देगा, साउंड का पूछेगा कि बताइए कि कैसा साउंड है, ऑडिबल है कि इनऑडिबल है, इंफ्रासोनिक है कि अल्ट्रासोनिक है, ये पूछेगा आपसे। तो वेवलेंथ हम बनाते हैं इसको, वेवलेंथ हमारे पास क्या दिया है, लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 0.3 मीटर, और हमारे पास स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है, तो दिया है 340 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम बनाते हैं, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू एफ लेमडा, v इक्वल टू एफ लेमडा। तो हमारे पास v कितना है 340, और हमारे पास f का वैल्यू नहीं है, हमको f फ्रीक्वेंसी पता करना है, और लेमडा का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो 0.3 मीटर, ये 0.3 केवल लिखते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां से ये पॉइंट जाएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा, तो f का वैल्यू कितना निकल के आएगा बाई 3, तो कटेगा नहीं। चलिए ये कितना होगा, ये 11 समथिंग होगा अप्रोक्स में, इतना अप्रोक्स में होगा। तो ये हमारा कौन सा साउंड हो जाएगा, ये हमारा कौन सा साउंड हो जाएगा, ये हमारा कौन सा साउंड होगा, कितना है हमारा 1100 अप्रोक्स में है, तो कौन साउंड होगा हमारा, ये किससे किसके बीच में होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा, तो क्या होगा हमारा, ये हमारा ऑडिबल होगा, क्या होगा, ये हमारा ऑडिबल होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, टिक करना रहेगा कि किस टाइप का साउंड है, किस टाइप का साउंड नहीं है। देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था वेवलेंथ 0.3 मीटर और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ था 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे निकाला इसका फ्रीक्वेंसी कि ये साउंड ऑडिबल है कि इनऑडिबल है, हमने इसको निकाला है, इंफ्रासोनिक है या अल्ट्रासोनिक है। लेकिन अगर हमको पता होता है कि वेवलेंथ का जो हमारा क्राइटेरिया होता है, वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो कितना तक होता है, तो हमको ये निकालने का जरूरत नहीं पड़ता। तो जो होता है ऑडिबल वेवलेंथ, जैसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी था कि इतना से इतना तक के बीच का फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई देगा, उस तरह से हमारे पास ऑडिबल वेवलेंथ भी है कि ऑडिबल वेवलेंथ कितना से कितना तक के बीच का वेवलेंथ जो होगा हमको सुनाई देगा, उससे अधिक नहीं सुनाई देगा, उससे कम भी हमको नहीं सुनाई देगा। तो ये होता है हमारा 17 मीटर से 17 मिलीमीटर, कितना होता है 17 मीटर से 17 मिलीमीटर होता है। और उसी तरह से जिसमें इसमें था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उस तरह से इसमें क्या होता है 17 मीटर से 17 मिलीमीटर तक होता है। और 17 मीटर से कम जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, इंफ्रासोनिक बोलेंगे, और 17 मीटर से ज्यादा तो क्या बोलेंगे उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। ये बहुत कंफ्यूज करता है। ऑडिबल वेवलेंथ, देखिए यहाँ पे हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे मीटर है तो मीटर मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, और लेंथ किस में आता है, वेवलेंथ में आता है। तो याद रखिएगा 17 मीटर से 17 मिलीमीटर किसका होता है, वेवलेंथ का। और 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कितना किसका होता है,
फ्रीक्वेंसी का। तो अब देखिए यहाँ पे हमको रेंज पता चल गया 17 मीटर 17 मिलीमीटर पता चल गया हमको यहाँ पे। तो ये जो हमारा होगा, अगर यहाँ से हम पूछे डायरेक्ट कि इसका वेवलेंथ कितना है 0.3 मीटर, तो क्या ये हमारा सुनने ऑडिबल है या इनऑडिबल है? तो यहाँ से हमको क्या निकल के आता है, तो देखिए यहाँ पे इसका वेवलेंथ कितना है 0.3 मीटर। 0.3 मीटर यहाँ पे इसका वेवलेंथ है, तो किससे किसके बीच में आएगा, 17 मीटर 17 मिलीमीटर के बीच में आएगा। तो क्या होगा, ये हमारा ऑडिबल होगा। तो अगर हमको वेवलेंथ पता है तो सीधा हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ऑडिबल है कि इनऑडिबल है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बैट को लेके। जैसे मान लेते हैं कि कोई अंधेरा वाला गुफा होता है, उसमें बैट चलता है, तो उसको दिखाई नहीं देता अंधेरा में, तो अंधेरा में ट्रेवल कर पाता है। कैसे ट्रेवल कर पाता है, तो वेव जो बैट होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं। बैट क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ते हैं। तो मान लीजिए कि वो गुफा में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं इस तरह से, वो अपने से छोड़ेंगे अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव आगे गया और आगे से टकरा के आ गया, तो वेव समझ जाएगा कि तो बैट जो होगा समझ जाएगा कि वो आगे कुछ ना कुछ जरूर ऑब्स्टेकल है, कुछ ना कुछ जरूर कोई बाधा है। तो क्या करेगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। फिर अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा, वो टकरा के वापस नहीं है, तो समझ जाएगा कि आगे कोई बाधा नहीं है, तो क्या होगा, आगे आगे ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ छोड़ के जो बैट होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं गुफा में। तो जो बैट होते हैं वो क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं ट्रेवल करने के लिए। और जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, एलिफेंट होते हैं, राइनो होते हैं, वेल्स होते हैं, ये सब आपस में बात करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंफ्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। आप तो बोलेंगे कि इंफ्रासोनिक हमको सुनाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी जब एलिफेंट जब दहाड़ता है या मतलब तेज आवाज करता है तो हमको सुनाई देता है। तो वो उस टाइम पे अपना फ्रीक्वेंसी चिल्ला के तेज करता है, उसको फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वो 20,000 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज क्या करता है, अधिक करता है। इसलिए क्या होता है, वो हमको सुनाई देता है। नहीं तो वो आपस में बात करते हैं, जो कुत्ता बिल्ली हम लोग को समझ में नहीं आता है, वो जब भौंकते हैं या मतलब कि जो जब तेज आवाज निकालते हैं तब हमको सुनाई देता है। तो याद रखिएगा, एलिफेंट, राइनो, वेल्स ये किसका यूज करते हैं, इंफ्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। और जो बैट होते हैं किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं। हम लोग को सब लोग को ये पता होता है बैट अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है, लेकिन एलिफेंट, राइनो ये सब का पता नहीं होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो एलिफेंट है या राइनो है या वेल्स किसका यूज करते हैं, इंफ्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। इसका याद करने का एक ट्रिक है, यहाँ पे इसको हिंदी में लिखे है, हिंदी में लिखने का कारण है मेरा, जो जितना छोटा जानवर रहेगा, जितना छोटा जानवर रहेगा वो क्या करेगा, बड़ा फ्रीक्वेंसी का यूज करेगा। जैसे मैं बैट हो गया, बैट छोटा जानवर है, छोटा जीव है, छोटा पक्षी है, तो किसका यूज करेगा, अल्ट्रासोनिक का यूज करेगा, बड़ा फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहा है। और जो बड़े जानवर होते हैं वो क्या यूज करते हैं, वो छोटी फ्रीक्वेंसी को पढ़ लेते हैं। जैसे में हमारा एलिफेंट बड़ा जानवर है, तो किसका यूज कर रहा है, इंफ्रासोनिक का यूज कर रहा है। तो इंफ्रासोनिक क्या होता है, छोटा होता है। तो बड़े जानवर छोटी फ्रीक्वेंसी पढ़ लेते हैं, और छोटे जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बड़ी फ्रीक्वेंसी पढ़ लेते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो।